अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुमरिज़ ज़मान चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने पहले देखा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में कुछ हो गया था, कॉन्सेप्ट कुछ बाकी रह गया था। तो बाकी जो रह गया है 6-7 कॉन्सेप्ट हम वही देखेंगे। हमने 6 कॉन्सेप्ट शायद देख लिया था अकाउंटिंग उसमें कॉन्सेप्ट में। तो क्या-क्या था टोटल? ये बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कौन-कौन सा हो गया था? बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया था। मॉनेटरी मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट हो गया था। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये भी हो गया था। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी ये भी हो गया था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये भी हो गया था। और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये भी हो गया था। तो बाकी बचा है ये 7। रेवेन्यू रिकग्निशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसे हम प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं आज बाकी कॉन्सेप्ट 7 से लेकर बाकी तक। ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो हो गया था ना। तो आज से है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए देखते हैं ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कैसा कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है। तो ये कहता है इट हेल्प्स टू असर्टेन द अमाउंट। क्या कहता है? इट हेल्प्स टू असर्टेन द अमाउंट एंड टाइम। खाली अमाउंट नहीं, टाइम भी। अमाउंट एंड टाइम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज। क्या कहता है? जो अमाउंट है और वक्त, जो टाइम है ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू। आपने पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे को कब रिकॉर्ड करेंगे, कब रिकॉर्ड करना है और कब रिकॉर्ड नहीं करना, क्या बताता है? यही कॉन्सेप्ट बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बताता है। जैसे कि यहाँ देखिए, इन सिंपल वर्ड्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट टेल्स अस द प्रोसीजर, टेल्स अस क्या? टेल्स अस द प्रोसीजर्स ऑफ डिटरमाइनिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस। इनकॉर्पोरेशन का यह मतलब हुआ रिकॉर्ड करना कि हम जो हमने खर्चा किया है पैसा, या हमारे पास जो पैसा आया है, रेवेन्यू है ना, जो पैसा आया है कब रिकॉर्ड करेंगे? आते ही रिकॉर्ड कर देंगे, या कोई पैसा आया उसे रिकॉर्ड करना भी है कि नहीं? तो यही कॉन्सेप्ट हमें क्लियरली बताएगा कि उसका जो है वक्त तुम अभी रिकॉर्ड करो या इसे बाद में रिकॉर्ड करना है। यही बताता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बताता है। तो ये और एक चीज से रिलेटेड है, ये हमें आगे जाके मिलेगा। कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस आपने सुना होगा, तो उसके साथ भी ये रिलेटेड है। ठीक है, तो हो गया हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है कि जो रेवेन्यू आपको मिला है उसे कितना अमाउंट आपको रिकॉर्ड करना है और किस वक्त रिकॉर्ड करना है, ये कॉन्सेप्ट वही बताता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पैसा आ गया बिजनेस में आप रिकॉर्ड कर दे, ऐसा नहीं। ये है अपना 8वां कॉन्सेप्ट। क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट सिंपली बस ये कहता है, तुमने जो पैसा कमाया है वो सारा पैसा तो प्रॉफिट नहीं है ना। उस पैसे को कमाने के लिए तुमने जितना खर्चा किया है उसे पहले माइनस करो, उसे हटाओ, फिर देखो कितना कमाए। क्या देखिए, मैचिंग मैचिंग रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस। क्या है? विद द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न दैट रेवेन्यू। मतलब क्या? आपने जो रेवेन्यू, जो पैसा कमाया है, उसे कमाने के लिए कितना खर्चा किया है, उसे भी रिकॉर्ड करिए, उसे भी दिखाइए, तब तो पता चलेगा ना प्योर प्रॉफिट कितना हुआ है। तो एग्जाम्पल ये देखिए, एग्जाम्पल से हम और सही तरीके से समझेंगे, आसानी से समझ सकते हैं। टोटल सेल आपका हुआ 1 लाख रुपए का सेल है। अगर देखेंगे ये आपका रेवेन्यू कितना है, 1 लाख रुपए है। लेकिन ये 1 लाख रुपए पूरा प्रॉफिट नहीं है। दिस 1 लाख इज नॉट प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि आपने सामान जो बेचा है उसमें आपका खर्चा आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी जो सामान आपने बेचा है, जो सामान बेच के आपको 1 लाख रुपए मिला है ना, वो सामान बेचते वक्त आपका खर्चा हुआ कितना? 50,000 रुपए का खर्चा आया। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ना, इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड रहता है। क्या क्या रहता है इसमें? आपका रहता है मेन मेजर 3 चीज होता है। सबसे पहला होता है इसमें डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, एक रहेगा डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा रहेगा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और तीसरा रहता है
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको पता है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो जितना डायरेक्ट चीज़ें हैं ना कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, यही तीनों आता है किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। तो हम जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे ना सेल से, तब जाके अपना जो अमाउंट आएगा इसे कहलाएगा प्रॉफिट। तो अपना प्रॉफिट 60,000 है। किसी बिजनेस ने अगर ये जो 1 लाख रुपए मिला है वो अगर टोटल प्रॉफिट दिखा के रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या इसमें अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है ना? तो इसमें उसका ही नुकसान है, बिजनेस का नुकसान है। कैसे नुकसान है? बिजनेस को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आफ्टर ऑल बिजनेस ने जो पैसा लगाया है कैपिटल, उसमें भी बहुत फर्क पड़ेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि बिजनेस डूब ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे डूब रहा है। दिखाई देगा कि प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। जितना कुछ था बिजनेस का सब बिक गया। ऐसे एक एक करके सारा बिल्डिंग सब कुछ बिक रहा है। ठीक है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है। अब है अपना एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट मैंने जैसे बताया था पहले, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अच्छा 3 कॉन्सेप्ट में बताता हूँ सिंपली, इससे हटके थोड़ा। ये एक तो है कैश कॉन्सेप्ट, आपने सुना होगा। कैश कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कोई पैसा अगर मिल रहा है आपको ना, जब मिलता है आपको कैश इन हैंड, जब मिलता है तभी रिकॉर्ड करिए। या आपने जब दिया, जब आपके हाथ से पैसा गया हो तभी रिकॉर्ड करिए। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट है इसका उल्टा। एक्रूअल कहता है उस वक्त नहीं रिकॉर्ड करना। एक्रूअल कहता है क्या? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे आर अर्न्ड और इनकर्ड। ये देखिए, इस पे फोकस करिए। नॉट एज कैश रिसीव्ड और पेड। ऐसा नहीं कि जब पैसा मिला या आपने दिया उस वक्त नहीं, जब ट्रांजेक्शन हो गया उसी वक्त रिकॉर्ड कर लेना है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपने क्रेडिट परचेज किया, ठीक है, क्रेडिट परचेज परचेज किया ना, पैसा दिया आपने? नहीं दिया, पैसा बाद में देंगे, लेकिन उसी वक्त आपको रिकॉर्ड कर लेना है। अगर आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, एक्रूअल बेसिस, ये एक बेसिस भी है अलग, तो उसे हम देखेंगे बाद में। तो अगर वो फॉलो कर रहे हो, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? उसी वक्त रिकॉर्ड करो। पैसा दो ना दो, पैसा मिले ना मिले, उसी वक्त करो। वैसे ही है क्रेडिट सेल। आपने सामान बेचा है लेकिन पैसा आपको मिला नहीं, क्रेडिट सेल है। जस्ट सामान दिया है लेकिन पैसा आपको नहीं मिला, मिलेगा इन फ्यूचर। तो ये है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ट्रांजैक्शन जब हो जाएगा उसी वक्त रिकॉर्ड करिए, आपको चाहे पैसा मिले या ना मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये हो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब क्या है? डिस्क्लोजर का अगर सिंपल मीनिंग देखेंगे ना, डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना, सब कुछ सामने रखना। तो ये है, देयर शुड बी फुल डिस्क्लोजर ऑफ, देयर शुड बी फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। ऑल सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है सिंपल, सारे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस को इफेक्ट करता है। कोई भी डिसीजन, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पॉलिसीज, कोई भी काम अगर ऐसा है जो बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का जो कैपिटल है, बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है उसे इफेक्ट कर रहा है, तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ पे? वेयर? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं। तो कैसे डिस्क्लोज करते हैं? तो जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कहाँ कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट पे कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कर लेते हैं, कुछ जो है बैलेंस शीट पे कर लेते हैं। अच्छा, कोई सारे ऐसे हैं हमें पता है ना कि अगर वो मॉनिटरी नहीं है, अगर ट्रांजेक्शन्स नहीं है, जो इवेंट है वो अगर मॉनिटरी नहीं है, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें खाली मॉनिटरी चीज़ें ही रिकॉर्ड होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल नहीं है, ट्रांजेक्शन्स नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस का जो डे टू डे बिजनेस है उसे इफेक्ट करता है। तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उसे रिकॉर्ड करते हैं हम, पूरा फाइनेंशियल स्टेट्स बनाने के बाद हम नोट्स देते हैं, नोट्स डालते हैं नीचे, जिसे हम फुट नोट भी कह सकते हैं। फुट नोट या नोट भी कहते हैं। तो हम नोट देके ऐसे सामने लिख देते हैं कि हमने इस साल ऐसा किया, हमने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जो मेथड था उसे चेंज किया हमने इस वक्त। जैसे एग्जांपल है ना, देख रहे हो आप, एग्जांपल क्या क्या है? मेथड टू फॉलो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें पता है 2-3 मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और ऐसे है 1-2। तो हमने कौन सा मेथड फॉलो किया है?
अगर पहले से एक फॉलो कर रहे थे, अचानक बीच में हमने चेंज कर दिया वो वाला मेथड, तो इसे जो है ना फुटनोट में बताना पड़ेगा। ये तो फाइनेंशियल वो नहीं है ना, ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम बता नहीं सकते प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में हो या बैलेंस शीट में हो, ये नहीं बता सकते हैं ना कि मेथड ऑफ चेंजिंग चार्जिंग डेप्रिसिएशन चेंज हुआ है, नहीं बता सकते। तो उसे हम फुटनोट में ही बताएंगे कि हमने चेंज किया है इस साल कि फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जैसे कि फ्रॉम जनवरी टू जून हमने ये मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो किया है, और फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो किया है, यही बताना पड़ेगा क्लियरली। और जैसे कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, इसमें भी तरीका है, वैल्यूएशन आपने कैसे वैल्यूएशन किया, कौन सा कॉस्ट लिया है, कॉस्ट अगर आपने मार्केट प्राइस लिया है, कॉस्ट प्राइस लिया है सिस्टमेटिकली, अगर कुछ चेंज किया है आपने उसमें तो वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखिए कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मैंने पहले ही बताया था, शायद ये मैं फर्स्ट या सेकंड लेक्चर पे मैंने ये क्लियरली बता दिया था। अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंसिस्टेंसी अकाउंट कोई काम का नहीं है, बेकार है अकाउंट्स। अकाउंट्स का जो रिकॉर्ड है ना, हम जो अकाउंटिंग करते हैं, बुक कीपिंग, इसके पीछे जो मेन रीज़न है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न एक में यही है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ही अकाउंट्स बनाया जाता है। और अकाउंट्स बनाने के बाद भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो बनाने का क्या फ़ायदा। तो ये देखिए, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड। क्या बताया है, अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है, देखिए अगर आपने कोई एक अभी जैसे पहले लास्ट वाले में हमने बताया था मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो आप पहले से अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, जैसे हम क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, इस पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हर साल का डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो सेम रहता है। तो आप अगर पहले से ये चार्ज कर रहे हो ना, तो इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करो, हर हर साल हर महीने उसे ही फॉलो करो, यही मेथड। और अगर तुम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हो, WDV जिसे कहते हैं, तो ये करो। ऐसा नहीं कि तुमने 2 महीना ये किया, फिर 2 महीना ये, फिर अचानक से यहाँ चले गए, फिर किया 3 महीना, फिर ये आया यहाँ पे, यहाँ फिर किया 4 महीना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंटली। और अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लिया तो आपको बिजनेस का जो पूरा लाइफ है, पूरा लाइफ आपको स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने बताया था ना कि क्या करना है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट यही तो बताता है कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे आप, तो अचानक आपने कुछ बिजनेस का फ़ायदा समझा होगा, कोई एक काम है जिसकी वजह से आपने अपना मेथड चेंज कर लिया कि ये इससे WDV पे आ गए, तो ये एक बार कर लिया, ठीक है, तो आपको ये फुटनोट पे दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने चेंज किया है। लेकिन ऐसे नहीं कि आप बार बार डिस्क्लोज कर रहे हो और बार बार फुटनोट डाल रहे हो कि मैंने ये 2 महीना स्ट्रिक्ट लाइन मेथड फॉलो किया है, दूसरा 2 महीना, ऐसे नहीं होना चाहिए। अकाउंट कहता है आप कंसिस्टेंटली जो भी फॉलो कर रहे हो ना, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो। इसका और एक एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग पीरियड, हमने अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी एक पढ़ा है पहले, इसीलिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी लगभग यही बताता है कि आप जो अकाउंटिंग का पीरियड फॉलो कर रहे हो, अगर आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली 6 मंथ्स का बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप हर बार 6 मंथ्स का ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाइए। और अगर एक साल का 12 मंथ्स का बना रहे हो, तो हर साल आप क्या करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही 12 महीने का बनाइए। ऐसा नहीं कि इस साल 2023 में आपने बनाया 6 महीने का, फिर 4 महीने का, फिर 3 महीने का, फिर आ गए 12 महीने पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, ठीक है। तो आते हैं अपना लास्ट कॉन्सेप्ट पे। अच्छा, तो मैं बताता हूँ कि आज का जो लेक्चर है थोड़ा छोटा रहेगा, ये इसी पे हम कंप्लीट कर लेंगे। ये है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को हम प्रूडेंस भी कहते हैं। कहीं पे आपको ये भी शायद देखने को मिल जाए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस क्या कहता है, प्रूडेंस का फंडा सिंपल है। प्रूडेंस ये कहता है कि ऑल प्रोबेबल, देखिए ऑल प्रोबेबल, प्रोबेबल का मतलब क्या है, जो सर्टेन नहीं है, हो सकता है, प्रोबेबल, प्रोबेबली ये होगा, प्रोबेबली ये नहीं होगा,
जो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा है ना कि ये होने का चांस भी है और ना होने का चांस भी है, उसे कहते हैं प्रोबेबल। तो कोई भी कोई भी चीज जो प्रोबेबल है, हो सकता है या ना भी हो सकता है। और एंटिसिपेटेड लॉसेस, यहाँ प्रॉफिट का नहीं, आपको ध्यान से ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली लॉस का ही बात बताया गया है। किस चीज का? लॉस का, प्रॉफिट नहीं है। ऑल प्रोबेबल और एंटिसिपेटेड लॉसेस। प्रोबेबल का मतलब है अगर आपको लग रहा है कि कोई लॉस हो सकता है, और एंटिसिपेटेड भी यही कहता है, एंटिसिपेट किया आपने कि ये लॉस हो सकता है, 5-6 महीने बाद ये लॉस होगा। तो अगर ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर कोई लॉस हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना है? अभी से एक प्रोविजन बना लेना है आपका, ठीक है। तो शुड बी प्रोवाइडेड फॉर और रिकॉर्डेड। शुड बी प्रोवाइडेड फॉर का मतलब क्या है? शुड बी प्रोवाइडेड फॉर का मतलब सिंपली है रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना है। तो आपको रिकॉर्ड करना है। तो आप पूछेंगे सर इसका क्या मतलब? शुड बी प्रोवाइडेड रिकॉर्ड कैसे करेंगे? लॉस हुआ भी नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि लॉस कितने का होगा, कितने रुपए का? हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऐसे तो कोई भी कुछ भी डाल देगा नहीं, इसका भी एक सिस्टम है। एग्जाम्पल क्या कहते हैं पहले देख लीजिए। नॉट टेकिंग एप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब डेप्रिसिएशन आपने सुना है, जिससे वैल्यू घटता है, क्या होता है? वैल्यू कम हो जाता है कोई भी फिक्स्ड एसेट का। तो एप्रिशिएटेड वैल्यू का मतलब है बढ़ जाना। अगर कोई फिक्स्ड एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते हैं? इसी कॉन्सेप्ट की वजह से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कोई भी लॉस, अगर एंटिसिपेटेड लॉस है, उसे रिकॉर्ड करिए, प्रॉफिट नहीं। तो किसी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो आपका लॉस कैसे? ये तो प्रॉफिट हुआ ना। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने लैंड का को भी वो नहीं करते, लैंड का डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं होता है, लैंड का एप्रिसिएशन होता है। लैंड का वैल्यू बढ़ता रहता है, फिर भी हम रिकॉर्ड नहीं करते। लैंड का वैल्यू हमने कभी एप्रिसिएटेड वैल्यू रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं करते। जो वैल्यू पहले था वही रख लेते हैं, है कि नहीं? कभी कभार रिवैल्यू करते हैं, रिवैल्यूएशन अलग है। और ये मंथली जो या ईयरली हमने एक डेप्रिसिएशन का वैल्यू है, डेप्रिशिएट ऐसे नहीं करते, अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो दूसरा ये है मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट एंड डाउटफुल डेप्ट। देखा होगा हमने हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। हमने कभी अगर कोई सामान बेचा है, बेचने के बाद हमें लगता है कि ये जो डेटर है ना, वो डेटर पैसा नहीं देगा, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, पूरा पैसा नहीं देगा, पूरा फुल बेड डेप्ट हो गया। बेड डेप्ट कब होता है? जब हमको लगता है कि अरे भाई 100% ये पैसा मिलेगा ही नहीं, तब होता है बेड डेप्ट। और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट या डाउटफुल डेप्ट कब कहते हैं? डाउटफुल डेप्ट उस वक्त कहते हैं कि हमें लगता है कि पैसा मिल भी सकता है या ना भी मिल सकता है, 50-50 चांस है, उस वक्त कहते हैं डाउटफुल डेप्ट। और जब 100% सर्टेन हो जाते हैं कि उससे पैसा मिलेगा ही नहीं, तो वो हो जाता है बेड डेप्ट। तो उसी के लिए हम पहले प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या? प्रोविजन एक छोटा सा फंड टाइप बनाते हैं। हम पैसा थोड़ा थोड़ा करके पहले से जमा कर लेते हैं कि बाई चांस अगर उस वक्त हमें पैसा ना मिला हो। और ये जो है प्रोविजन बनाना गवर्नमेंट भी अलाउ करता है, कंपनीज एक्ट सारे जो है ना अलाउ भी करते हैं, कहते हैं कि तुम बना सकते हो, ये हम अलाउ करेंगे। तुम अपना जो प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा हटा के ये प्रोविजन बना सकते हो। तो ये प्रोविजन बनाते हैं कि अगर अचानक इन फ्यूचर आपका ये समझ लीजिए कहीं आपने 10 लाख रुपए का सामान बेचा है, और 1-2 साल बाद अगर आप ये उम्मीद कर रहे थे कि आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन अचानक आपको पैसा नहीं मिला, ये आपके लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा। क्यों? आप सोच रहे थे कि उस वक्त मेरे पास पैसा आ जाएगा, लेकिन आपके पास आया नहीं, तो उससे बिजनेस का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपका लिक्विडिटी भी बहुत कम हो जाए। ताकि और अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसी 10 लाख की वजह से आपका बिजनेस को, आपका जो है बिजनेस बंद भी करना पड़े। ताकि ऐसा ना हो, इसलिए ये प्रोविजन बनाते हैं लोग। कि अगर आप प्रोविजन बनाते बनाते आपने समझ लीजिए अगर 5-6 लाख रुपए का भी प्रोविजन बना लिया, तो आपका देखेंगे कि 5 लाख रुपए का ही नुकसान हुआ है, 5 लाख आपने कवर कर लिया। तो लिक्विडिटी पे आपका उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म हो गया। इससे हट के मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, आप तो बना रहे थे कि 10 लाख के ऊपर डाउटफुल, 10 लाख के ऊपर आपको लग रहा था कि 7 लाख रुपए नहीं मिलेगा, ये डाउटफुल डेप्ट था। तो वो बनाते वक्त आपने क्या किया? 5 लाख रुपए का प्रोविजन पे डाल दिया, ठीक है। लेकिन
ये देखा गया कि आपको पूरा पैसा मिल गया, आपको लग रहा था कि 7 लाख रुपए नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पूरा 7 लाख रुपए मिल गया। तो ये जो 7 लाख रुपए आपको मिला है ना, और अब जो पहले से प्रोविजन बना रहे थे 5 लाख रुपए का, वो प्रोविजन वाला पैसा आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो तो आप अपना प्रॉफिट से ही हटा रहे थे ना। आप कहाँ से हटा रहे थे? प्रॉफिट से हटा रहे थे। प्रॉफिट से हटाने का मतलब ये है आपका प्रॉफिट कम हुआ। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये है आपका इनकम टैक्स भी आपके ऊपर कम लगा है। बहुत सारी चीजें हैं। तो अब जब पैसा आपको मिल गया हो तो क्या करेंगे? पैसा कहाँ डालना है वो आप कमेंट पे बताइएगा। ये मैं जो नेक्स्ट क्लास है या उसके बाद क्लास आएगा ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं और नया क्लास की नया लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।